दोस्तों, जनवरी 2020 एक ड्रोन स्ट्राइक होता है और कुछ ही घंटों में टेलीविजन स्क्रीन पर एक नाम ट्रेंड होने लगता है, वर्ल्ड वॉर 3। लेकिन सवाल यह है कि क्या दुनिया सच में एक जंग के किनारे पर थी? ईरान युद्ध अब एक आर्थिक विश्व युद्ध का रूप ले चुका है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आज सभी देश ये युद्ध नहीं लड़ रहे, लेकिन इसकी कीमत दुनिया के सभी देशों को चुकानी पड़ रही है। इसलिए हम आपसे आज ये कहते हैं कि आप इसे सिर्फ ईरान युद्ध समझने की भूल मत कीजिए। असल में यह दुनिया का पहला आर्थिक विश्व युद्ध बन चुका है और अब इस युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आ सकती है। या फिर मीडिया ने कहानी कुछ और ही बना दी थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 के मुताबिक डिसइंफॉर्मेशन दुनिया के हाई रिस्क में शामिल है। और मैं ये बात आजकल के हालात देखकर कह रहा हूँ। जंग के दौरान इंफॉर्मेशन सिर्फ खबर नहीं होती, ये पावर बन जाती है। इवेंट्स को जिस तरह फ्रेम किया जाता है वो लाखों लोगों की रियलिटी समझने का तरीका बदल सकता है। पब्लिक ओपिनियन, खौफ और हत्या के पॉलिसी की शेप को भी बदल सकता है। इसे समझने के लिए हमें यूएस ईरान टेंशंस की टाइमलाइन को समझना होगा। 2018 में यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान न्यूक्लियर डील से विड्रॉल कर दी, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान काफी टेंशन बढ़ गई थी। अगले 2 सालों में गल्फ कंट्रीज ने बार बार कॉन्फ्रंटेशंस, सैंक्शंस और मिलिट्री सिग्नलिंग देखी। फिर जनवरी 2020 में यूनाइटेड स्टेट्स ने एक ड्रोन स्ट्राइक की, जिसमें जनरल कासिम सुलेमानी, जो ईरान की मिलिट्री लीडरशिप का एक अहम किरदार थे, वो हलाक हो गए। और ये लम्हा बड़ी एस्केलेशन था, लेकिन इसने ग्लोबल मीडिया रिस्पॉन्स को भी ट्रिगर किया, जो कि मुख्तलिफ रीजन्स में काफी फर्क था। दोस्तों, हर गलत इंफॉर्मेशन एक जैसी नहीं होती। मिस इन्फॉर्मेशन वो होती है जो गलत या इनकरेक्ट हो, लेकिन बिना किसी गलत नियत से शेयर की जाए। दूसरी तरफ डिसइंफॉर्मेशन वो होती है जो जानबूझकर गलत या मिसलीडिंग बनाई या फैलाई जाए ताकि परसेप्शन को चेंज किया जा सके। वॉर रिपोर्टिंग दोनों के लिए खास तौर पर सेंसिटिव होती है और इवेंट्स बहुत ही तेज रफ्तार से अनफोल्ड होते हैं। वेरिफिकेशन बहुत ही मुश्किल हो जाती है और मीडिया आउटलेट्स अक्सर सेकेंडरी या अनकन्फर्म्ड सोर्सेज पर रिलाय करते हैं। और ऐसे एनवायरनमेंट में ब्रेकिंग न्यूज की रेस कभी कभी वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी पर हावी हो जाती है। One of India's most watched news channels claimed Indian tanks had crossed into Pakistan. बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपना इसमें हिस्सा डालो। It wasn't just one channel. Misinformation is being broadcast across most Indian news channels. Some have even resorted to using the sirens of war in the background. इंडियन नेवी की पोजीशन यहाँ पर कहीं पर है, यहाँ पर इंडियन नेवी है। कराची का नेवल बेस, उसको मेजर डिस्ट्रक्शन हुआ है। कराची बंदरगाह पर भारी तबाही हुई है। 10 से ज्यादा धमाके वहां पर देखने को मिले, सुनने को मिले हैं। Even an Indian cabinet minister fell for it. Well-known Emmy-nominated journalist Barkha Dutt joined the misinformation train by reporting fake news about a captured Pakistani pilot. जब 2020 में जनरल सुलेमानी को मारा गया, ग्लोबल मीडिया आउटलेट्स ने फौरन इस डेवलपमेंट को रिपोर्ट किया, लेकिन रिपोर्टिंग का टोन, फ्रेमिंग और डेप्थ काफी मुश्किल थी। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दे दें, ईरान के टॉप कमांडर कासिम सुलेमानी को मारने को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। ट्रंप का कहना है कि सुलेमानी ने भारत और लंदन में भी आतंकी साजिश रची थी। 13 फरवरी 2012 को दिल्ली में इजराइल के एक राजदूत की कार में धमाका हुआ था। उस वक्त इस हमले में ईरान का हाथ होने की खबरें तो आई थी, लेकिन पुख्ता तौर पर उसकी पुष्टि नहीं हुई थी और उसी को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। इंडिया में प्रोमिनेंट टीवी चैनल्स जैसे रिपब्लिक टीवी, जी न्यूज और टाइम्स नाउ ने कवरेज ऐसी दी जो अक्सर ड्रामेटिक एस्केलेशन की झुकी हुई थी। दोस्तों, हेडलाइंस और डिस्कशंस में बार बार वर्ल्ड वॉर 3 का हवाला दिया गया, जिसके साथ इंटेंस स्टूडियो डिबेट्स, बोल्ड ग्राफिक्स और जज्बाती जुबान इस्तेमाल की गई। इसके बरक्स इंटरनेशनल आउटलेट्स जैसे रॉयटर्स और अल जजीरा ने ज्यादा रिस्ट्रेंट्स अप्रोच अडॉप्ट की। उनकी रिपोर्टिंग कंफर्म फैक्ट्स, ऑफिशियल रिपोर्टिंग और ब्रॉडर जियोपॉलिटिक्स इम्प्लीकेशन पर फोकस करती थी। स्पेकुलेशंस के बजाय ये आउटलेट्स उन चीजों पर जोर देते थे जो उस वक्त वेरीफाई हो सकती थी। A mass funeral held for Iran's schoolgirls, Israel's ground invasion into Lebanon, and US embassies on fire in the Gulf. It's the end of day 4 in the war on Iran, and the crisis is deepening.
Israel has been going after civilian infrastructure, including the Assembly of Experts building in Qom. This is the elected clerical body that right now is meant to be in the process of choosing a new supreme leader. The death toll across Iran is staggering. और ये फर्क जर्नलिज्म की अप्रोच का एक बुनियादी इख्तिलाफ दिखाता है। एक तरफ इमीडिएसी और इंगेजमेंट और दूसरी तरफ वेरिफिकेशन और कॉन्टेक्स्ट। मीडिया स्टूडियोज और ऑब्जर्वेशन एनालिसिस ये सजेस्ट करती हैं कि इंडिया टेलीविजन न्यूज के कुछ हिस्सों में कुछ रिपोर्टिंग पैटर्न्स देखे जा सकते हैं, खास तौर पर हाई स्टेक्स इंटरनेशनल इवेंट्स के दौरान। इनमें सेंसेशनल हेडलाइंस का इस्तेमाल, स्टूडियो बेस्ड पैनल डिस्कशंस पर ज्यादा रिलायंस और ऐसी फ्रेमिंग शामिल है जो नेशनलिस्टिक या जज्बाती नैरेटिव्स के साथ अलाइन करती है। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की रिसर्च के मुताबिक कॉम्पिटिटिव मार्केट्स में टेलीविजन न्यूज अक्सर ऑडियंस एंगेजमेंट को प्रायोरिटी देती हैं और ऐसे एनवायरनमेंट में ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन, सिंपल नैरेटिव्स और कन्फ्रंटेशन डिबेट व्यूअरशिप को बरकरार रखने के लिए टूल बन जाती है। इसके अलावा ग्लोबल वायर सर्विसेज के मुकाबले में कुछ ब्रॉडकास्ट में सोर्सिंग की ट्रांसपेरेंसी कम होती है, जहां प्राइमरी या मल्टीपल सोर्सेज का हवाला कम दिया जाता है। दोस्तों, इन गैप्स को समझने के लिए रिपोर्टिंग मॉडल्स को समझना बहुत जरूरी है। रॉयटर्स जैसी ऑर्गेनाइजेशंस वायर सर्विसेज पर काम करती हैं, जहां एक्यूरेसी, स्पीड और न्यूट्रलिटी को प्रायोरिटी दी जाती है। रिपोर्टर्स आमतौर पर मल्टीपल वेरीफाइड सोर्सेज पर मबनी होती हैं और जज्बाती जुबान से परहेज किया जाता है। और अल जजीरा की बात करूं तो अल जजीरा भी फैक्ट ड्रिवन है, लेकिन अक्सर डीपर कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस देता है, खास तौर पर मिडिल ईस्ट पर्सपेक्टिव से। उनकी कवरेज में ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट और रीजनल कॉम्प्लेक्सिटीज को भी शामिल किया जाता है। इसके मुकाबले में इंडियन टेलीविजन न्यूज के कुछ सेगमेंट्स स्पीड और व्यूअर एंगेजमेंट को ज्यादा तरजीह देते हैं, जिससे ड्रामेटाइज प्रेजेंटेशन और ओपिनियन ड्रिवन फॉर्मेट सामने आते हैं। इंडियन मीडिया टेलीविजन न्यूज एक बहुत कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में ऑपरेट करती हैं। टीआरपी रेटिंग्स बहुत अहम होती हैं। ज्यादा व्यूअरशिप का मतलब ज्यादा एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू होता है, जो ऑडियंस की अटेंशन हासिल करने के लिए स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव्स पैदा करता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी ऐसे कंटेंट को रिवॉर्ड करते हैं जो ज्यादा क्लिक्स और एंगेजमेंट जनरेट करे, और अक्सर ये कंटेंट जज्बाती या ड्रामेटिक होता है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और फ्रीडम हाउस जैसी ऑर्गेनाइजेशंस ने मीडिया इंडिपेंडेंस, पॉलिटिकल पोलराइजेशन और एडिटोरियल प्रेशर के हवाले से कंसर्न्स भी हाईलाइट किया है। मीडिया के रवैये को समझने के लिए उसके इकोनॉमिक मॉडल को समझना भी जरूरी है। न्यूज ऑर्गेनाइजेशन ज्यादातर एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू, कॉर्पोरेट ओनरशिप और ऑडियंस मैट्रिक्स पर डिपेंड करती है। हाई प्रोफाइल एंकर्स को अक्सर बड़ी सैलरी मिलती है क्योंकि वो व्यूअरशिप को अट्रैक्ट और रिटेन करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात वाज़ेह करना बहुत जरूरी है। अभी तक कोई क्रेडिबल, पब्लिकली वेरीफाइड एविडेंस नहीं है जो ये साबित कर सके कि जर्नलिस्ट या एंकर्स को स्पेसिफिकली यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट्स के हवाले से, डिसइंफॉर्मेशन फैलाने के हवाले से पैसे दिए जाते हैं। जो चीज मौजूद है वो सिर्फ एक इंसेंटिव सिस्टम है जो विजिबिलिटी, कंट्रोवर्सी और एंगेजमेंट को रिवॉर्ड करता है, और ये फैक्ट्स गैर मुस्तकिल तौर पर सेंसेशनलिज्म को बढ़ा देता है। इस तरह के मीडिया प्रैक्टिसेस के असरात काफी गहरे हो सकते हैं। सुलेमानी इंसिडेंट के दौरान वर्ल्ड वॉर 3 जैसे अल्फाज सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे थे, जिससे पब्लिक एंजाइटी और कंफ्यूजन पब्लिक में बढ़ गया। मीडिया को अक्सर डेमोक्रेसी का चौथा सतून कहा जाता है, जिसका काम मीडिया को इन्फॉर्म करना और पावर अकाउंटेबल रखना होता है। लेकिन मीडिया की इंडिपेंडेंस पर सवाल बढ़ते जा रहे हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के मुताबिक इंडिया की रैंकिंग रिसेंट ईयर्स में बहुत नीचे आई है। कंसर्न्स में मीडिया ओनरशिप, कंसंट्रेशन, पॉलिटिकल प्रेशर और सेल्फ सेंसरशिप का रिस्क शामिल है। इंडियन मीडिया के कुछ हिस्सों में इसराइल की कवरेज अक्सर रिलेटिवली फेवरेबल देखी गई, खास तौर पर जियोपॉलिटिक कॉन्फ्लिक्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में। इसके बरक्स रॉयटर्स और अल जजीरा जैसे आउटलेट्स बॉर्डर्स पर्सपेक्टिव देते हैं, जिसमें ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट्स और मल्टीपल व्यू पॉइंट्स शामिल होते हैं। दोस्तों, मीडिया नैरेटिव सिर्फ मीडिया तक महदूद नहीं रहता, ऑडियंस भी उन्हें एम्पलीफाई करती है। कंफर्मेशन बायस की वजह से वो लोग कंटेंट ज्यादा देखते हैं और शेयर करते हैं जो उनके बिलीफ से मैच करता हो। जज्बाती और ड्रामेटिक कॉन्टेक्स्ट ज्यादा वायरल होता है। इस तरह ऑडियंस खुद भी सेंसेशनलिज्म के पैटर्न्स को रीइंफोर्स करती है। नाज़रीन, आज की इंफॉर्मेशन एज में रिपोर्टिंग और नैरेटिव के दरमियान लाइन आहिस्ता आहिस्ता ब्लर होती जा रही है।
मीडिया सिर्फ रियलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करता, वो उसे कंस्ट्रक्ट भी करता है। डिसइंफॉर्मेशन जानबूझकर हो या सिस्टम के जरिए एम्पलीफाई हो, पब्लिक परसेप्शन को रीशेप कर सकती है, डिस्कोर्स को इन्फ्लुएंस करती है और ट्रस्ट को कमजोर करती है। यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट की कवरेज इस बात का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि मुख्तलिफ मीडिया सिस्टम एक ही इवेंट को मुख्तलिफ तरीकों से पेश कर रही है। आखिरकार जिम्मेदारी मुश्तरका है। मीडिया को एक्यूरेसी, अकाउंटेबिलिटी और इंटीग्रिटी पर फोकस करना होगा और ऑडियंस को भी क्रिटिकल सोचना होगा, सोर्स को क्वेश्चन करना होगा और मुख्तलिफ परसेप्शन को समझना होगा, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स के दौरान सच सिर्फ जरूरी होता है बल्कि मैं कहूँगा बुनियादी होता है। एक व्यूअर के तौर पर आप कुछ आसान तरीकों से मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन को पहचान सकते हैं। देखें हेडलाइन ज्यादा जज्बाती या एग्जेजरेट तो नहीं, चेक करें कि क्रेडिबल सोर्स साइज बताया गया है या नहीं, और क्या मल्टीपल रिलायबल आउटलेट भी इसी रिपोर्ट को कवर कर रहे हैं या नहीं। दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में ईरान और यूएस कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में भी बताएं और मीडिया क्या रोल प्ले कर रहा है वो भी बताएं। मैं आता रहूंगा ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आपके पास। तब तक के लिए मेरा इंतजार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।